की, जिससे सिर्फ 6 साल की उम्र में ही असुरा गॉड की स्पिरिचुअल लाइफ को एक्टिवेट कर लिया था। यूहो बचपन में काफी ज्यादा कमजोर था क्योंकि उसे लेवल 10 तक पहुंचने में बाकी लोगों से 2 साल ज्यादा लगे थे। यूहो अपनी इस कमजोरी को कंटिन्यूएशन के रास्ते में नहीं आने देता क्योंकि वो काफी ज्यादा मेहनती था और उसकी किस्मत में ही महान बनना लिखा है। यूहो ने अपनी सबसे पहले स्पिरिट रिंग 1 मिलियन ओल्ड स्पिरिट बीस्ट की हासिल की थी। ये बात मानना थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि टेंशन को मैं शुरू में की डिवाइन स्पिरिट रिंग नहीं मिली थी। यूहो की रोमांटिक स्टोरियों के दिन से शुरू हुई जब यूहो 6 साल का था और वो कल्टिवेशन के दौरान अपनी स्पिरिट आइज को एक्टिवेट कर लेता है। टेंशन भी गोल्ड रेन में यूहो को एक उभरते हुए सितारे की तरह देख रहा था। साथ ही साथ उसे अपने दोनों कॉन्टिनेंट की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जब वो टेंशन को परेशान देखकर उससे सवाल करते हुए कहती है कि टेंशन क्या तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हें दोबारा से दोनों कॉन्टिनेंट की फिक्र तो नहीं हो रही? जिस पर टेंशन उदासी के साथ बताते हुए कहते हैं कि यह सेलेस्टियल रेल्म में बस एक दिन ही मोटे रेल्म के पूरे 1 साल के बराबर है। मैं नीचे जाकर दोनों कॉन्टिनेंट में ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे यहाँ पर अच्छाई और बुराई को कंट्रोल रखना है जिसके लिए मुझे यहाँ सेलेस्टियल रेल्म में ही रहना होगा। नीचे की तरफ दोनों कॉन्टिनेंट तेजी के साथ बदल रहा है। आज से 4000 साल पहले सनमून कॉन्टिनेंट ने दोनों कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया था क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट के पास मेरी टैंक लाइन की हिडन वेपन था। इसका इस्तेमाल करके पहले तो उन लोगों ने खुद को बचा लिया। पर सनमून एम्पायर बाज नहीं आने वाला, वो हर हाल में जीतना चाहता है। पहले यह स्टोनलैंड में 2 कॉन्टिनेंट थे, अब वो डिवाइड होकर 4 एम्पायर में बदल चुके हैं। दूसरी तरफ मेरा टैंक लैंड भी 4000 साल के उतार चढ़ाव की वजह से अपनी ताकत खो रहा है। मैंने टैंक लैंड को खुद अपने हाथों से बनाया था, मैं इसे यूं मिलता हुआ नहीं देख सकता। ये मुझे काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है। यह वो टेंशन से कहती है कि पूरे 10,000 साल गुजर गए, इतना थोड़ा बहुत बदलाव तो होना ही था। लेकिन तभी अचानक टेंशन को सुबह से सितारे के बारे में याद आता है जिसके बारे में वो जैवियों को भी बता रहा था। वो उससे कहते हैं कि आज के दिन मैंने एक नया उभरता हुआ सितारा देखा। मैंने उस लड़की की किस्मत में जान के देखने की कोशिश की जहाँ मैं ज्यादा कुछ तो देख नहीं पाया, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम हो गया कि उसका टैंक लाइन के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक रहने वाला है। टेंशन और जैवो की बेटी चैन वूटन भी वहीं एक दरख्त पर बैठकर यहाँ अपने फादर की सारी बातें सुन रही थी जहाँ वो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि दोनों कॉन्टिनेंट यकीनन ये जगह बहुत ही खूबसूरत होगी। इसके बाद 3 चित्ते का यहाँ दोनों कॉन्टिनेंट के ड्यूक मैंशन पर आ जाते हैं जहाँ हम यूहाउ को देखते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ ड्यूक मैंशन की तरफ देख रहा था जिसे वहाँ पर मौजूद गार्ड देखकर उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। और इन लोगों की बातों से हमें मालूम होता है कि यूहाउ अपने फादर से बहुत ही नफरत करता है। इवन कि यूहाउ ने अपना सरनेम चेंज कर अपने फादर का नाम हटाते हुए वहाँ पर अपनी मदर का नाम लगा लिया था। वो गैस अपने मास्टर की बुराई नहीं सुन सकती थी। वो उससे कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम जानते नहीं कि हमारे मास्टर कितने पावरफुल है। लेकिन दूसरी तरफ यूहाउ अपने स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल गया था जिसके बारे में उन गैस को कुछ भी समझ नहीं आ पाता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। दूसरी तरफ हम मास्टर ड्यूक को देखते हैं जो कि अपने सिपाहियों के साथ जंग से वापस लौट कर आ रही थी, लेकिन अभी भी यूहाउ दूर से खड़ा उन्हें गुस्से के साथ घूर रहा था। लेकिन मास्टर ड्यूक की देखने से पहले यूहाउ वहीं से चला गया था। दोस्तों आप लोग नहीं सोच रहे होंगे कि आखिर यूहाउ का अपने फादर की इतनी नफरत क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यूहाउ की मदर असल में एक नौकरानी थी जिससे मास्टर ड्यूक को प्यार हो चुका था और उन्हीं का बेटा यूहाउ है। लेकिन अपने खानदान की इज्जत की वजह से मास्टर ड्यूक कभी उनसे शादी नहीं कर पाते और इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी जहाँ मास्टर ड्यूक ने दोनों को एक अच्छे से मैंशन में रखा हुआ था। वो खुद तो हमेशा जंग में मसरूफ रहते थे। उनको कभी मालूम ही नहीं हुआ कि उनकी सेकंड वाइफ ने यूहाउ की मदद से मैंशन से बाहर निकाल दिया था जहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो चुकी थी। इसी बीमारी से काम करते करते उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी जहाँ एक दिन वो मरने से पहले यूहाउ को एक व्हाइट टाइगर डैगर देते हुए कहती है कि यूहाउ इससे लो और खुद की जिंदगी खुद जियो। अपनी बातों सुनने के बाद यूहाउ गुस्से के साथ कसम खाता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर बनकर वापस आएगा ताकि वो अपनी माँ के लिए इंसाफ ले सके। ये कहने के बाद यूहाउ अगले 5 साल तक लगातार कोशिश करते हुए लेवल 10 तक पहुँच गया था और अब उसे एक स्पिरिट रिंग चाहिए होगी जिसके लिए यूहाउ अकेले ही अपने आगे के सफर के लिए जिंग डाउ फॉरेस्ट के लिए निकल चुका था क्योंकि वहाँ पर उसे मालूम था कि मुझे कोई ना कोई स्पिरिचुअल बीस्ट मिल जाएगा जिसे मारकर मैं स्पिरिट रिंग हासिल कर सकता हूँ। यूहाउ स्पिरिचुअल बीस्ट की तलाश में जंगल की काफी ज्यादा गहराई में चला गया था जहाँ रास्ते से प्यास और भूख लग गई थी। इसलिए यूहाउ वहाँ पास ही मौजूद एक झरने के पास चला गया था जहाँ पानी पीने के बाद अब वो कुछ मछलियाँ पकड़ने का सोच रहा था। इन मछलियों को पकड़ने के लिए वो एक लकड़ी को अपने व्हाइट टाइगर प्लेट से शार्प कर रहा था जहाँ उसे अपनी मदर की कुछ बातें याद आती है। यूहाउ की माँ ने उससे कहा था कि मास्टर ड्यूक ही तुम्हारे फादर है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यूहाउ तो उनसे नफरत करता है। इसे गुस्से और नफरत के कारण हम देखते हैं कि यूहाउ ने एक बार फिर से अपनी स्पिरिट आइज की पावर से एक्टिवेट कर ली थी जिसकी वजह से हमें मालूम होता है कि उसके आसपास की चीजें स्लो हो जाती है और यूहाउ ने इन पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर काफी सारी मछलियाँ भी पकड़ ली थी। यूहाउ उन मछलियों को ग्रिल करके खाने वाला था लेकिन तभी अचानक वहाँ
वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की चंद्या आ जाती है, जिसके आंखों में मछलियों के लिए काफी ज्यादा लालच दिख रही थी। वो यूं से कहती है कि इसकी स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है, क्या तुम मुझे ये बेचोगे? लेकिन यूं तो उसका चेहरा देखकर समझ गया था कि अगर ये मछली मैंने चढ़ा दी तो ये मुझे जिंदा खा जाएगी। इसलिए यूं मुस्कुराते उस लड़की से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे फ्री में खा सकती हो। जिस पर हम देखते हैं कि चंद्या बुकरों की तरह उस मछली पर झपट गई थी। तभी अचानक वहाँ पर एक दूसरा लड़का भी आ जाता है, जिसका नाम दीदी था। वो यहाँ पर चंद्या को देखकर कहता है कि बुकर लड़की, तुमने देखा नहीं अभी तक तो उस बेचारे ने भी नहीं खाया था। चंद्या को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यूं मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ वो दीदी से भी कहते हैं कि क्या तुम भी ये खाओगे? दीदी यूं की ये बात सुनकर कहता है कि फिर तुम क्या खाओगे? जिस पर यूं कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास और भी मछलियां हैं, मैं उन्हें बारबेक्यू करके खा लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि दीदी पर बैठकर ग्रिल मछलियां खाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरे से खुद का इंट्रोडक्शन भी करवा लिया था। चंद्या को यहाँ पर यूं की ये ग्रिल मछली तो काफी ज्यादा पसंद आती है, उसका तो खुशी से रहा नहीं जाता। तो इधर के अच्छे टाइम के बाद यूं खड़ा होकर इन लोगों को गुड बाय करते हुए कह रहा था कि अब मुझे चलना चाहिए। यूं को जिंदा फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए देखकर चंद्या कहती है कि वो तो जिंदा फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, वहाँ पर तो खतरनाक सोल बीस्ट होंगे। जिस पर दीदी कहता है कि मैंने उसकी सोल पावर महसूस की थी, मुझे यकीन है कि उसे एक सोल रिंग की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि वो मुझे काफी ज्यादा कमजोर लगा, वो वहाँ पर जाकर सबकी लाइफ को खतरे में डाल रहा है। दूसरी तरफ यूं इन बातों को ना सुनते हुए जिंदा फॉरेस्ट के अब सोल बीस्ट टेरेसी में पहुंच चुका था, जहाँ से काफी ज्यादा खूबसूरत सोल बीस्ट और स्टेट लाइफ देखने को मिलते हैं। उसे मालूम नहीं था कि उसका आगे किस खतरे से सामना होने वाला है। यूं को यहाँ से पहले की बदल भी लग पाती, तभी अचानक वहाँ पर एक मंकी सोल बीस्ट ने यूं पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे यूं वॉच करते हुए पीछे हट जाता है। वो मंकी स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि अपने एनर्जी अटैक सीधे यूं पर कर देता है। यूं ने उस अटैक को रोकने के लिए अपना व्हाइट टाइगर बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो जानता था कि वो इस अटैक को डॉच नहीं कर पाएगा। यूं इस एनर्जी अटैक से टकराकर दूर जा गिरता है, जहाँ उसके हाथ से व्हाइट टाइगर भी गिर चुका था, लेकिन वो जानता था कि अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई, इसलिए वो जल्दी से बाकी दोबारा अपने डैगर को उठा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ उस मंकी ने भी यूं को पकड़ लिया था, जहाँ यूं के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने डैगर का इस्तेमाल करके उस मंकी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो मंकी बीस्ट का और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए यूं पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि यूं अपने स्पिरिचुअल लाइफ को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से आसपास की चीजें धीमी हो चुकी थी। यूं इस मौके का फायदा उठाकर अपने व्हाइट टाइगर डैगर से उस मंकी बीस्ट को जान से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूं जख्मी होने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, साथ ही साथ उसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी भी इस्तेमाल कर दी है। वो अब अपने पैरों पर भी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा। मंकी बीस्ट के मरने की वजह से उसकी सोल भी निकल कर बाहर आ गई थी। यूं उसे देख भी पा रहा था, पर अब यूं के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इसे एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि यूं के आसपास चारों तरफ एक कोल डेरा तैर गया था, साथ ही साथ वहाँ पर एक और बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट आ गया था। यूं को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, उसे ठंड भी लग रही थी, लेकिन अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो खड़ा होकर बैठ सके। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर इस क्यूट से सोल बीस्ट को भी देखते हैं, वो यूं के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी एक्टिवेशन आइस पावर्स की, जिसकी वजह से यूं वहीं पर पीठ होकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में हम यूं की सोल ट्री को देखते हैं, जहाँ पर वो 10 लाख साल पुराना सिल्क वर्म पहुंच चुका था। यहाँ आने के बाद उस आइस एक्टिवेशन वाले सिल्क वर्म को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, जिसका नाम टियनमिंग है। टियनमिंग खुश होकर कहता है कि आखिरकार मुझे एक सोल मास्टर की बॉडी मिल गई, अगर ये मुझे ना मिली होती तो मैं मर जाता। लेकिन तभी अचानक टियनमिंग देखता है कि यूं की बॉडी में पहले से एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी मौजूद है, जो कि टियनमिंग के साथ यूं की बॉडी के लिए कंपटीशन कर रहा था। वो टियनमिंग को यूं की बॉडी पर पूरी तरीके से काबू करने नहीं देता। टियनमिंग भी समझ चुका था कि मैं इस एनर्जी के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए अभी के लिए मुझे सारा के सारा फोकस यूं की बॉडी पर करना होगा, ताकि मैं जल्द से जल्द इसे स्टेबल बना सकूं। क्योंकि देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि लेवल 10 का वॉरियर 400 साल से ज्यादा की स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और टियनमिंग तो खुद 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट है, इसलिए उसकी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना यूं के लिए इम्पॉसिबल जैसा है। पर चूंकि टियनमिंग खुद यूं के साथ मर्ज होना चाहता है, इसलिए उसने यूं की बॉडी में 10 सेल्स क्रिएट कर दिए थे, जो कि टियनमिंग के 10 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग की पावर को 400 साल की स्पिरिट रिंग के बराबर कर देता है। बाकी की पावर उसने लॉक कर दी थी, जिसकी वजह से यूं होश में आ चुका था। लेकिन यूं को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस जगह पर मौजूद है। यहाँ टियनमिंग उसे बताता है कि ये तुम्हारी सोल स्ट्रीम है बेवकूफ, लेकिन यूं को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो हैरान होकर कहता है कि वैसे तुम कौन हो, जिस पर टियनमिंग उससे खुद का इंट्रोडक्शन करवाता है। साथ ही साथ वो यूं को बताता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ होगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिट एनर्जी है। इस स्पिरिट एनर्जी को तुम स्पिरिट पावर की तरह अपनी आंखों की थ्रू इस्तेमाल करते हो, ये तुम्हारी बॉडी में पहले से मौजूद है। यूं की ये सारी बातें करके ऊपर जा रही थी, जिस पर टियनमिंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें सिंपल करके
हूँ। मैं हूँ 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट। पूरे सोल लैंड में मेरे जैसा स्पिरिट बीस्ट कोई मौजूद नहीं और मैंने सबकी स्पिरिट विंग तुम्हें दे दी है, यानी कि तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आज के बाद तुम मुझे बड़ा भाई यानी कहकर पुकारोगे। यूं ये सुनकर हैरान होकर कहता है कि तुम तो 1 मिलियन साल पुराने स्पिरिचुअल बीस्ट हो, जबकि मैं तो लेवल 10 का वॉरियर हूँ। 400 साल से बड़ी की स्पिरिट विंग तो मैं जोर भी नहीं कर सकता। और इसके अलावा तुम जैसा पुराना स्पिरिचुअल बीस्ट बड़ा मुझ जैसे को क्यों चूज करेगा? यानी ये सुनकर वो बड़ा कहता है कि किसने कहा मैंने तुम्हें चूज किया, मुझे तो बस करना पड़ा। अगर मैं ना कहता तो शायद मैं मारा जाता। साथ ही साथ वो युवाओं को दिखाते हुए कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर 10 सील बनाकर रखी हुई है जिन्होंने मेरी पावर थोड़ी कम कर दी। अब मेरी स्पिरिट विंग 400 ईयर्स के बराबर है। साथ ही वो युवाओं को ये भी बताता है कि जैसे जैसे तुम कल्टीवेट करोगे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उसी तरह तुम्हारी ये रिंग भी बदलती चली जाएगी। जो सुनकर युवा काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा जो कि स्पिरिट विंग में खुद के फॉर्म को चेंज करते हुए धीरे धीरे पावरफुल होती चली जाएगी। इसके बाद यमी कहता है कि सिर्फ यही नहीं, मैंने तुम्हें 4 स्पिरिट सोल टेक्निक्स भी दी है। हाँ मेरे पास कोई स्पिरिट बोन तो नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा स्पिरिट गार्डियन बन चुका हूँ। युवा का तो ये सब सुनकर खुशी से ठिकाना नहीं रहता कि मेरे पास स्पिरिट गार्डियन होने के साथ साथ 4 सोल टेक्निक्स भी है। यमी युवा से पूछता है कि ये सब मजेदार है, जिस पर युवा भी चोमू की तरह सर हिला रहा था, लेकिन तभी यमी उस पर एक बड़ा सा बम पाड़ता है। उसे बताता है कि मैंने जो तुम्हें स्पिरिट विंग दी है वो आई सेपरेशन स्पिरिट विंग है, इसलिए तुम उसे अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते। तुम्हें और स्पिरिट विंग चाहिए होंगी जो कि आइस की पावर रखती हो। तो धीरे धीरे करके तुम इन चारों टेक्निक्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। यहाँ ये बातें सुनकर युवा उससे सवाल करता है कि वैसे तुम बताना चाहोगे कि मेरी 4 टेक्निक्स है क्या? जिस पर यानी उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो तो तुम्हें खुद ही मालूम करनी होगी, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ सपोर्ट टाइप की टेक्निक ही इस्तेमाल कर पाओगे। तुम्हारे अटैक टूल टेक्निक्स काफी ज्यादा वीक है, तुम खुद ही बहुत वीक हो, तुम्हें अपनी बॉडी पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। युवा ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि अब मुझे धीरे धीरे कुछ समझ आ रहा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं कामयाब बन सकूं। यानी को दूसरी तरफ नींद आने लगी थी। वो युवा की ये बात सुनकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कोई बात तो बैठ गई, अब चलो भागो यहाँ से, मुझे नींद आई है। ये कहती है वो युवा को उसकी सोच की से बाहर निकाल देता है। यहाँ दूसरी तरफ बाहर देखते कि चंद्रा और दीदी को युवा मिल चुका था, लेकिन वो बेहोशी की हालत में था। वो दोनों को जगाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ मिस्टर दीदी उसके पैर से कहता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर तो नॉर्मल है और ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लगता है कि ये सोल वॉरियर से कल्टिवेट करके सोल मास्टर बन गया, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी इस पावर को अडॉप्ट नहीं कर पाई। हमें इसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, जल्द ही होश में आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टर दीदी को वही मरा हुआ मंकी दिखाई देता है, जो कि बस सिर्फ 10 साल पुराना ही था। इसलिए मिस्टर दीदी को लगता है कि शायद यहाँ ने इसी की स्पिरिट विंग ऑब्जर्व की होगी। ये उसके लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ। यहाँ पर जब वो ये सब सोच रहा था तभी अचानक हम देखते कि यहाँ होश में आ गया था, जो कि इन दोनों को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ चंद्रा और मिस्टर दीदी यहाँ को होश में आते देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो उससे कहती है कि शुक्र है तुम होश में आ गए, अगर तुम यही कह रहे थे तुम बेहोश हो तो हम तुम्हारी हिफाजत ना कर पाते। जिस पर यहाँ उनसे सवाल करते हुए कहते हैं कैसी हिफाजत? चंद्रा उसे कहती है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पर कितने खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद हैं? यहाँ ये कहते हुए चंद्रा और मिस्टर दीदी की स्पिरिचुअल रिंग्स युवा ने देख ली थी, जहाँ वो हैरान होते हुए कहता है कि चंद्रा के पास 2 स्पिरिचुअल रिंग्स है और वो दोनों 100 ईयर प्लस है, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर दीदी के पास तो 3 स्पिरिचुअल रिंग्स है, जिसमें से 2 100 साल पुरानी है और एक तो 1000 साल पुरानी। युवा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मिस्टर दीदी तो उससे बस 3-4 साल बड़े ही लग रहे थे, उसके बावजूद भी वो लेवल 30 का वॉरियर है। यहाँ पर जब युवा ये सब सोच रहा था तभी अचानक इन लोगों को एक दतूरा फेस दिखाई देता है, जिसे देखकर तो चंद्रा काफी ज्यादा खुश हो गई थी। चंद्रा और मिस्टर दीदी भी यहाँ पर किसी सोल बीस्ट को ही पकड़ने के लिए आए हुए थे, इसलिए चंद्रा कहती है कि ये दतूरा फेस ही काफी ज्यादा काम का है, मुझे यही चाहिए। दोस्तों दतूरा फेस ये वही है जिससे पहला शिकार टैंक से किया था। ये 1000 साल पुराना स्पिरिचुअल बीस्ट है। मिस्टर दीदी चंद्रा की ये बात सुनकर कहते हैं ठीक है तुम यहाँ की हिफाजत करो, इससे मैं अकेले संभाल लूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि चंद्रा ने अपने ब्लू सिल्वर ग्लास की पावर से एक्टिवेट कर लिया था। ये देखकर तो युवा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि टेंशन के पास भी बिल्कुल यही पावर थी। मिस्टर दीदी यहाँ पर अपनी लाइटिंग बिजली का इस्तेमाल करके उस दतूरा स्नेक पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर स्नेक की रफ्तार तो बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो तेजी के साथ मूव करके चंद्रा और युवा के पीछे आ गया था, जहाँ वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। चंद्रा यहाँ पर बैठे बैठे खुद को बचाने के साथ साथ युवा की भी हिफाजत कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर दीदी उस स्नेक को मारने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर दीदी को फाइट करते हुए देखकर चंद्रा युवा को बताती है कि दीदी के पास एक टीरेक्स ड्रैगन की सोल विंग है, जिसकी वजह से वो अपनी ब्लू लाइटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दतूरा स्नेक की स्पीड बहुत ही तेज है, इसलिए वो उसे अपने टारगेट में लॉक नहीं कर पा रहा। युवा तो पहले चंद्रा और मिस्टर दीदी से काफी ज्यादा इंटरेक्ट हो चुका था, क्योंकि उसकी माँ के बाद ये दूसरे वो इंसान है जिसने युवा की बिना सोचे समझे हिफाजत की, इसलिए युवा इन दोनों की मदद करना चाहता था। यहाँ पे डीएनए युवा से कहता है कि अगर तुम मदद करना चाहते हो तो स्पिरिट डिटेक्शन टेक्निक का यूज करो। मैंने इस टेक्निक को ऑलरेडी
सभी को इनसे मालूम हो चुका था, इसलिए वो जम के इसे अपने स्टेनलेस लाइट के व्यू को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करके उसने गतूरा स्नेक को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। टेंगा भी इसी मौके का फायदा उठाकर तेजी के साथ जाते हुए स्नेक को जान से मार देती है। गतूरा स्नेक के मरने के बाद उसकी बॉडी से 1000 साल पुरानी स्पिरिट निकलकर बाहर आ गई थी, जिसे टेंगा वहीं पर बैठकर ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर बीवी देखता है कि यूं काफी ज्यादा थक चुका है, इसलिए फौरन उसके बाद जाकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि थैंक यू, अगर तुम अपनी सोल डिग्री का इस्तेमाल ना करते तो शायद उसको हराना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। साथ ही साथ मिस्टर बीवी कहती है कि टेंगा आगे भी लेवल 30 तक पहुंच चुकी थी, उसे आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए सोल ड्रिंक की जरूरत थी। वो जल्दी के बाद जरूर तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी, जिस पर यूं कहता है नहीं शुक्रिया की कैसी बात, तुम लोगों ने पहले मेरी हिफाजत की, फिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता था। यहाँ यूं के दिल में आगे भी एक बात चल रही थी, जिसे वो बेचैनी के साथ मिस्टर बीवी से सवाल करते हुए पूछता है। यूं कहती है कि टेंगा के गार्डियन सोल तो एक सिल्वर ब्लू ग्रास है, मैंने सुना है कि सीगो टेंशन के पास भी बिल्कुल यही सोल गार्डियन थी। ये सुनकर मिस्टर बीवी कहता है कि तुम सीगो टेंशन के बारे में बहुत कुछ जानते हो, जिस पर यूं कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पूरे सोललैंड में हर बंदा तो उसके बारे में जानता है। बचपन में अक्सर मेरी माँ टेंशन की कहानियां मुझे सुनाया करती थी, वो बताती थी कि कैसे एक वॉरियर ने पूरे दोनों कॉन्टिनेंट के फ्यूचर को बदल दिया। सीगो टेंशन ने टैंक को बनाया, जबकि साथ ही साथ उसने वुहान एम्पायर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। सोललैंड में कोई भी उस जैसा सोल मार्शल नहीं था, उसने सारी मॉर्टल बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया, जिसके बाद आखिरकार वो एक गॉड बन गया। मिस्टर बीवी ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, टेंगा के पास भी ब्लू सिल्वर ग्रास है, लेकिन उसकी ये गार्डियन सोल सीगो टेंशन के जितनी पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि टेंगा काफी ज्यादा बहादुर है, वो आजकल टेंशन की मास्टर है। यूं की ये सारी बातें सुनकर अचानक से सर चकराना शुरू हो गया था, जहाँ मिस्टर बीवी उससे कहता है कि तुम्हारी सोल पावर ड्रेन हो चुकी है, चलो मैं तुम्हारी उससे मदद करता हूँ, और ये कहती है वो यूं को हील करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ टेंगा अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रही थी। थोड़ी देर में टेंगा उस पूरी टीम को एब्जॉर्ब करके होश में आ चुकी थी, जहाँ मिस्टर बीवी टेंगा को बताता है कि तुम्हारी मदद यूं होनी थी, मुझे लगता है कि तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ यूं तो दोबारा से बेहोश हो चुका था, वो जैसे ही होश में आता है वो सबसे पहले देखता है कि टेंगा उसके बहुत ही ज्यादा करीब आई थी। ये देखकर तो यूं डर चुका था। टेंगा यहाँ पर यूं का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे, क्या तुम मेरे टेंशन ज्वाइन करना चाहोगे? मेरा टेंशन इस टाइम पर नंबर 1 सेट हुआ करता था, जबकि हमारे सेट की काफी आय तो टेक्निक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ये कहती वो यूं को अपने सेट की हिडन मेथड्स, डबल हैंड और इवन की शैडो डांसिंग टेक्निक के बारे में बताती है, जो कि सारे के सारे टेंशन में बताते। यहाँ पर टेंगा की सारी बातें बहुत ही ज्यादा गौर से सुन रहा था। वो एक्साइटमेंट में खड़ा होकर कहता है कि बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों से मिलना मेरी सबसे ज्यादा खुशकिस्मती है, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे बार बार बचाया। आज तक मेरे साथ इतना अच्छा कोई भी नहीं रहा, और उसके बाद तुम लोगों ने मुझे अपने साइड को भी ज्वाइन करने के लिए कहा, मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर तो टेंगा भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो इन दोनों को अपने पास लाती हुई कहती है कि चलो अब हमें आगे का सफर करना चाहिए, जहाँ रास्ते में चलते हुए हम ट्रेनिंग भी करेंगे। इसके बाद इन लोगों का टैंक साइड की तरफ जाते हुए ये प्यारा सा सफर शुरू हो गया था, जहाँ रास्ते में ये लोग काफी मजे करते हैं, जबकि साथ ही साथ रास्ते में मिस्टर बीवी धीरे धीरे करके यूं को अपने सेट की टेक्निक्स के बारे में बता रहा था, जिसमें से डबल पर्पल आईज, घोस्ट डांसिंग और हिडन वेपन्स भी उसे वो दिखाता है। यूं सारे बेसिक टेक्निक्स को सीखने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन यूं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर वो हार नहीं मानता। मिस्टर बीवी बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे, हमें देखने को मिलता है कि वो टेंगा से शायद प्यार करते हैं, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कहती है कि यूं मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन आज तुमने मेरी मदद की, इसका एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा। ये कहते हैं लोगों का ये सफर जो है आगे चलते चलते आखिरकार शेक गार्डन तक पहुंचने पर खत्म हो जाता है। यहाँ पहुंचे पर टेंगा यूं को बताती है कि ये सामने है पूरी दुनिया के सबसे नंबर 1 शेक अकेडमी, दुनिया के सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस को टैलेंटेड स्टूडेंट यहीं से निकल कर जाते हैं। यूं मेरी शेक अकेडमी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए शेक अकेडमी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी। वो जानता था कि लेजेंडरी 7 शेक डेविल्स की टीम यहीं से निकल कर गई थी, जिन्हें लीड कर रहा था टेंशन। ये अकेडमी किसी को भी आसानी के साथ अपना डॉक्टर नहीं बनाती, अगर इसे करने में मेरा एडमिशन हो जाए तो ये मेरी किस्मत की बात होगी। यूं ये सारी बातें सोचते हुए खुशी के साथ शेक अकेडमी की तरफ देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम टेंशन